ध्यान रखिए, कक्षा 3 और पढ़ा रहे हैं पर्यावरण। पर्यावरण पे जब हम चर्चा करते हैं तो पहले बताए हैं कि पर्यावरण किसे कहते हैं, जो हमारे चार आसपास का आवरण है उसे क्या कहते हैं। तो पहला प्रथम पर्यावरण सम्मेलन पे हम चर्चा करते हैं। प्रथम पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम पर्यावरण सम्मेलन 1972 में हुआ, 1972 में। कितना तारीख को? 5 जून। 5 जून 1972 को प्रथम पर्यावरण सम्मेलन हुआ, इसलिए 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? और इसकी शुरुआत पूछेगा कब से हुआ, तो शुरुआत 1974 से हुआ। कब से शुरुआत हुआ? 1974 से हुआ। अब प्रश्न उठता है कि प्रथम पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ? तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ प्रथम पर्यावरण सम्मेलन। अब दूसरा प्रश्न उठा था कि 1971 में क्या हुआ? तो रामसर सम्मेलन हुआ। तो रामसर सम्मेलन 1971 में हुआ। और रामसर क्यों हुआ? आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। आर्द्र भूमि के संरक्षण हेतु रामसर सम्मेलन हुआ। आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए कौन सा सम्मेलन हुआ? रामसर सम्मेलन हुआ। तो ध्यान रखिएगा, रामसर सम्मेलन 1971 में हुआ। और पूछेगा भारत कब शामिल हुआ? तो भारत 1975 में शामिल हुआ। क्लियर? प्रथम भारत का कौन सा स्थल था? तो उसका नाम है चिल्का झील। ध्यान रखिएगा, चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। और भारत में सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन है? चिल्का झील। तो ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ा खारे पानी का झील, खारे पानी का झील कौन सा है? चिल्का झील। दूसरा बात है कि भारत का वर्तमान में कौन कितना रामसर स्थल है? तो 75वां है। 75वां कौन सा है? सालबुग है। और सालबुग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखेंगे, तो सालबुग रखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में। पूछेगा भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल किस राज्य से है? तो ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक जो अभी वर्तमान में है तमिलनाडु में है। सर्वाधिक कहाँ से हो गया? तमिलनाडु से है। इन सब बातों को थोड़ा हम ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो प्रथम पर्यावरण सम्मेलन 1972 में 5 जून 1974 से शुरुआत हो गया। और पहला सम्मेलन स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। रामसर सम्मेलन 1971 में हुआ, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। ध्यान रखेंगे। और नहीं, भारत कब शामिल हुआ इसमें? 1975 में। और प्रथम भारत का जो स्थल था वो चिल्का झील था, जो उड़ीसा में है। सबसे बड़ा खारे पानी का झील भारत का। 75वां कौन सा है? सालबुग, जम्मू कश्मीर में। और सर्वाधिक कहाँ है? तमिलनाडु में। तो ध्यान रखेंगे इस बात। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल है। मामा का बेटा आपकी माँ का कौन लगेगा? आप मामा का बेटा आपकी माँ का क्या लगेगा? तो भतीजा। और आपका क्या लगेगा? तो भाई। तो ध्यान रखिएगा, इस रिलेशन को आराम से सोचिएगा और खुद को खड़ा कर लीजिएगा। ब्लड रिलेशन कुछ नहीं है, ब्लड रिलेशन आप है। यदि आपसे कोई रिश्ता नहीं फरिया रहा हो, आप खुद को खड़ा कीजिए। मेरी बहन का इकलौता पुत्र का मैं कौन लगूंगा? भाई लगेगा। पुत्र, मेरी बहन का, मेरी माँ का इकलौता पुत्र कौन लगेगा? तो मैं अकेला, मैं लगूंगा। तो अगर ब्लड रिलेशन नहीं फरिया है, खुद को खड़ा कर लो वहां और देखो तुम्हारा वो कौन लगेगा। जैसे ही तुम खुद को खड़ा करोगे, रिश्ता फरिया जाएगा। तो जहां अगर लगेगा कि आपको नहीं फरिया रहा है, आप खुद को खड़ा कर दीजिए। ठीक है? आपकी फुआ की बेटी, आपकी फुआ की बेटी कौन है? आपकी बहन है। क्लियर? आपके पिताजी की कौन लगेगी? तो आपके पिताजी की भगनी लगेगी। आसान सा बात है, तो बता दीजिएगा। ये भी नहीं पूछेगा, ये सब आप लोग खुद बना सकते हैं। चलिए, कौन कौन से ऐसे मौके हैं जब आप घर से बाहर जाएंगे तो शादी होगा, मुंडन होगा, नहीं आपके घर बाहर से रिश्तेदार आएंगे, देहांत कोई हो गया या त्योहार हो गया, तो उस समय मनाया जाएगा। तो ये बात थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। अब अगला जो 3 क्लास में है, आपके घर में पानी कौन भरता है, ये सब तो पूछेगा नहीं, आपको कुछ नहीं पूछने वाला। कौन भरता है, घर की सफाई कौन करता है, इसको भी हटाइए। ये भी कोई काम का आपका नहीं है यहाँ से, और ये भी कोई काम का नहीं। चलिए, टेक्स्ट बुक मिलेगा, आप अपना फोटोकॉपी करवा लीजिएगा, काट लीजिएगा। जो प्रश्न पूछेगा यहाँ पे आते हैं। तो पहला और दूसरा क्विज में हमको कोई भी काम का ऐसा चीज नहीं मिला। सिर्फ एक ही बात लगा कि यदि हमारे चाचा का जो बड़ा भाई है ताऊ होगा, जो छोटा भाई है वो चाचा कहलाएगा। अब आइए हम बात करते हैं कौन जीव शाकाहारी और कौन मांसाहारी होता है। तो जो मांस खाएगा वो क्या होगा? और जो जीव मांस नहीं खाएगा वो क्या होगा? शाकाहारी खाएगा। और जो दोनों खाएगा, मांस और शाक, तो क्या मनुष्य सर्वाहारी है कि नहीं? मनुष्य दोनों खाता है। तो पूछेगा मनुष्य क्या है? सर्वाहारी है। तो प्रश्न यही परीक्षा में, बताओ निम्न में कौन सर्वाहारी है? तो मनुष्य सर्वाहारी है। बस याद रखें। शाकाहारी जीव पेड़ पौधे से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन कैसे अपना भोजन बनाता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किस संश्लेषण के द्वारा? और प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है बताइए? हरे भाग में होता है? नहीं, हरे भाग में होता है। और हरे भाग में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्या? क्लोरोफिल। और इसमें ही कौन सा तत्व होता है? मैग्नीशियम। कौन सा तत्व? तो ध्यान रखिएगा, इसमें मैग्नीशियम तत्व होता है। और प्रकाश संश्लेषण में
CO2 लेता है कि नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड। और उत्पाद में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। क्या लेता है? और उत्पाद में क्या होता है? CO2 प्लस जल होता है नहीं, और उत्पाद में होता है आपका कौन? ऑक्सीजन और प्लस ग्लूकोज होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों पूछेगा परीक्षा में कि बताइए प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस कार्बन डाइऑक्साइड और कौन सा गैस छोड़ता है? ऑक्सीजन। तो ध्यान रखिएगा ये बात। आपका भोजन, पेड़ पौधे भोजन किस क्या द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण। हरे भाग में कौन तत्व? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व? कौन सा लेता है? CO2 जल, और क्या देता है? ऑक्सीजन और ग्लूकोज देता है। अब देखिए पहली है, उसको सुलझाना। काली काली मैं मतवाली करती हूँ जुगाली, तो उसको क्या कहते हैं? भैंस। देखिए भैंस का भी फोटो। क्लियर? हरे हरे मेरे पंख, लाल मेरी चोंच का रंग क्या होगा? तोता। ये पूछ रहा है, तो थोड़ा सा आप इसको लिख लीजिए। मैं प्रकाश संश्लेषण वाली बात, और जल्दी से हम लोग आगे चलते हैं। जैसे भैंस का कुछ प्रजाति होता है, एक मुर्रा है, एक जाफराबादी है, जाफराबादी नहीं, ये सब कुछ प्रजातियां होती है भैंस का, वो थोड़ा ध्यान रखना है। अच्छा ठीक है, वो हम लोग थोड़ा देख लेंगे। अब हम लोग मिटाते हैं इसको और आगे चलते हैं क्लास को। देखते हैं, आप थोड़ा देखते जाइए फिर लिख लीजिएगा। हरे हरे मेरे पंख, लाल मेरी चोंच का रंग कौन सा होगा? तोता। टेढ़ा मेढ़ा चलता हूँ, झाड़ बिल में रहता हूँ। बिल में कौन रहता है? सांप। ध्यान रखें। गोल गोल में जाल बनाती है, छोटे जीव को मैं उलझाती। क्या नाम? मकड़ी। मकड़ी अपने जो शिकार करती है, इसी जाल में वो अपने शिकार को फंस जाता है। वो इधर से गया, इसमें फंस गया, मकड़ी उसको खा लिया। तो मकड़ी ऐसे अपना जीवन जीता है, इसलिए वो जाल बुनता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है मकड़ी जाल क्यों बुनती है? तो इसलिए जाल बुनती है ताकि वो उसका शिकार उसमें आसानी से क्या हो सके? पकड़ा सके। चल आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ कुछ है, आसानी से आप लोग ही बना लेंगे, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा। ऐसी जीवों का नाम लिखिए जिनकी पूंछ होती है। गाय भैंस घोड़ा का भी होता है। ऐसे जीव का नाम लिखिए जो छेड़ने पर काटता है। कुत्ता काटेगा, बिल्ली, सांप, बंदर, सबको छेड़िएगा तो काट लेगा। ध्यान रखिएगा। मकड़ी है, ऐसा घर क्यों बनाती है? इसलिए घर बनाती है ताकि अपने शिकार को उस जाल में क्या कर ले? पकड़ सके, या जाल में फंस जाए और उसको क्या करे? तो आसानी से खा ले। इसलिए उसको क्या करता है? वो जाल में फंसाती है। ठीक है, इस बात को भी हम लोग देख लेंगे। फिर अब आए 4 पैर वाले 5 जानवर का नाम है, तो आप नहीं बता दीजिएगा 4 को कौन कौन का है। 2 पैर वाले 3 जीव का है, तो कबूतर, तोता, मनुष्य का भी 2 पैर होता है। बिना पैर वाले 3 जीव, तो सांप को जीव होता है पैर नहीं, तो जो जीव का नहीं होता है लिख दीजिए। ये सब नहीं पूछेगा आपको, लेकिन एक पूछ सकता है इसमें कि जुगाली करने वाले 4 का मन है, जो मुंह चबाता है। भैंस है, गाय है, बैल है, ये सब क्या है? आपको घोड़ा भी है, बकरी भी करती है। ध्यान रखिएगा, ये 4 जीव ऐसे हैं जो जुगाली करते हैं। तो इसमें एक अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। ये सब पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। क्लियर? तो ध्यान रखिए, जुगाली करने वाले जान। ऐसे जीव का नाम बताइए जो जीभ से पानी पीता है। कुत्ता, कुत्ता देखे ना, जीभ से पानी पीता है। बिल्ली भी पीती है, तो ध्यान रखिएगा बिल्ली। बकरी भी, बकरी को भी हम देखें, बकरी नहीं। हाँ, और कौन? तो बैल पीती होगी, गाय पीती होगी ना जीभ से, नहीं मुंह से खाती है वो लोग। तो ध्यान रखिएगा। तो कुत्ता और बिल्ली जो है क्या चीज से? जीभ से पानी पीते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये दोनों आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि जुगाली करने वाले 4 जानवर, गाय, भैंस, बैल और बकरी, कुत्ता और बिल्ली। अब जुगाली क्यों करता है? इसलिए जुगाली करता है जानवर ताकि वो आसानी से क्या भोजन उसका फंस सके, लार अंदर जा सके। तो बस यही देखेंगे। रोका कीजिए, जब बंद हो गया मुंह। में हम देखते हैं रंग बिरंगे पंख वाले। तो मांसाहारी पक्षियों के जो चोंच जो है छोटी और हुक की तरह होती है, उसका नाम है चिल, गिद्ध और बाज। क्या नाम है? चिल और गिद्ध और बाज। ध्यान रखिएगा, चिल और गिद्ध और बाज। ध्यान रखिए, अभी गिद्ध की संख्या लगातार घट रही है नहीं, और उस रसायन का नाम है ऑक्सीटोसिन, कोई क्लोरो कुछ दवा है ऐसा, जिसके कारण गिद्ध की संख्या लगातार क्या हो रही है? घट रही है। तो थोड़ा देख लेंगे कौन सा है वो। कीचड़ से कीड़ा और अन्य छोटे जीव को पकड़ने वाले पक्षियों की चोंच लंबी और सुई जैसी होती है। कीचड़ में जो होगा और वो छोटे जीव को पकड़ लेगा, उसका नाम क्या है? बगुला। क्या है? बगुला। ध्यान रखेंगे, वो बगुला है। तो बगुला इसका पूछ सकता है आपसे। कुछ पक्षियों की चोंच में निष्पादन प्रणाली पाई जाती है, यानी कि छानने की प्रणाली होती है। बत्तख, देखिए गंगा में से भी पी लेगा तो ये छान के पी लेगा। एक और जीव है तो फ्लेमिंगो, ये आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि बताइए ऐसी कौन सी पक्षी है जो चोंच से निष्पादन प्रणाली करती है? बत्तख और फ्लेमिंगो, बत्तख और। तो ये बात थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा, 1, 2 और 3 ये आपको इम्पोर्टेंट है। तोता की चोंच घुमावदार होती है जो उसे फल कुतरने में मदद करती है। नहीं, तो तोता का जो चोंच होता है ऐसा होता है, क्या है? कुतर देता है।
नहीं, अगर चोंच निष्पादन प्रणाली में है यानी छानने की प्रणाली होती है बत्तख और फ्लेमिंगो, बत्तख और बस ये ध्यान रखना क्योंकि जो लगातार संख्या जो घट रही है उसका एक दवा है डाइक्लोफेनिक। कौन सी दवाई है? डाइक्लोफेनिक। तो ध्यान रखिए, पूछ नहीं दे परीक्षा में कि गति की संख्या लगातार जो घट रही है उसका क्या कारण है? डाइक्लो। और हम बताएं कि कुछ पक्षियों की जो चोंच से निष्पादन प्रणाली अपनाई जाती है उसको क्या नाम? बत्तख और फ्लेमिंगो, बत्तख और थोड़ा नाम याद रखिएगा, वो आपको काम आएगा परीक्षा में। 5 में आते हैं मजबूत तने वाले पेड़ पौधे, उसका नाम है सागवान और शीशम। सागवान और कोमल तने वाले पेड़ पौधे, केला और सहजन। केला और नहीं, जिसका तना कोमल होता है उसको आराम। पेड़ आप केला के पेड़ पे नहीं चढ़ सकते क्योंकि उसका तना क्या होता है? आप माहौल का। अब एक तना का कुछ एक एग्जांपल हम आपको पढ़ाए थे, हद कर दी आपने, याद है? हद कर दी आपने, तो थोड़ा यहाँ पे लिख लेंगे हद कर दी आपने। और ह मतलब हल्दी, हल्दी तना का रूप है। द मतलब अदरक, अदरक भी क्या है? तना है। नहीं, उसके बाद दी, अ मतलब आलू और कुछ था, प मतलब प्याज, यही था ना? तो ध्यान रखिए, हल्दी, अदरक, आलू और प्याज क्या है? तना है। आपसे पूछ सकता है बताइए जड़ कौन कौन सा है? तो जड़ है मूली, सलजम, मूली, गाजर, सलजम, चुकंदर। याद रखिएगा ये सब जो है कौन सा है? सलजम, चुकंदर, जड़ है ना? क्या? गन्ना। गन्ना क्या है? जड़ में है, तो गन्ना भी लिख लीजिए, गन्ना जड़ में। क्या? तना जम है, चुकंदर है और क्या है? गन्ना है। तना का उदाहरण कौन कौन? हल्दी, अदरक, आलू और प्याज। तो हद कर दिया आपने, थोड़ा ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछेगा। मजबूत तने वाले पेड़ पौधे कौन है? सागवान और शीशम। और कोमल तने वाले कौन है? केला और सहजन। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि ये आपका एक हम पढ़ाए थे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पतियां, तो ये शायद उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के उदाहरण है। तो ये भी परीक्षा में आपसे पूछ सकता है यहाँ से। शीशम जो है अपने लोगों को भी पाया जाता है ना? हाँ, तो अपने यहाँ भी पाया जाता है, लेकिन उष्णकटिबंधीय आपका सदाबहार छंद है। तो ये बात आप लोग समझ गए। तो देखिए अध्याय 4 और 5 भी आपका खत्म हो गया। मेहंदी का पत्ता कहाँ लगाते हैं? तो बाल में लगाते हैं, हाथ में लगाते हैं, शादी के समय लगाते हैं। सहजन का पत्ता सेकने में नहीं, देखते हैं घुटना में दर्द हो जाता है तो पीस के पीते हैं, पकौड़ी में भी यूज होता है। तुलसी का पत्ता का है? जुकाम में, खांसी में, दांत रोग में। गेंदा का पत्ता कहाँ होता है? तो कान दर्द में भी होता है, याद रखिएगा। नीम का पत्ता क्या होता है? त्वचा रोग में, ब्लड प्रेशर में काम करता है। और केला का पत्ता पूजा पाठ में और सजावट में। हो सकता है परीक्षा में पूछ दे, बताइए तुलसी का पत्ता किस उपयोग में आता है? तो ध्यान रखिएगा थोड़ा इस बात को आप थोड़ा सा एक बार। वैसे हमको तो लगता है इसमें सब याद ही है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो आपके लिए एक नया है, गेंदा का पत्ता। तो थोड़ा कान दर्द में क्या करता है? छुटकारा दिलाता है, तो थोड़ा ये ध्यान रखिए। और एक इम्पोर्टेंट आपका सहजन का पत्ता, ये दोनों से थोड़ा रूबरू नहीं है, सबसे तो आप रूबरू है। तो गेंदा का पत्ता कान के दर्द में, और सहजन का पत्ता क्या चीज में? घुटना सेकने में, घुटना में जब दर्द होता है, पीस के पीने में और पकौड़ी में। तो ये थोड़ा दोनों ध्यान रखेंगे आप, ये आपके लिए भी आई है। क्लियर? हाँ, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो सहजन का पत्ता और गेंदे का पत्ता आपके लिए इसमें नया है। ये दोनों को बॉक्स में घेर के आप जब रिवीजन कर रहे होंगे तो सिर्फ इसको और इसको ही पढ़ेंगे, इसको। और अब कुछ ध्यान रखना है कि हम लोग यहाँ मेष हल्ला नहीं कीजिए अविनाश जी, मेष क्रांति जब होता है तो कौन सा हम लोग विशेष शाखा है, तो आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब मेष क्रांति होता है हम लोग सत्तू पीते हैं, और सत्तू क्या चीज का बना होता है? चना का बना होता है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। छठ में हम लोग क्या खाते हैं? खीर और ठकुआ। तो छठ में खीर और ठकुआ खाते हैं। होली के समय हम लोग पकौड़ी भी खाते हैं, विशेष प्रकार का पकवान होता है नहीं। और एक हम लोग पुआ भी बनाते हैं, तो ध्यान रखिएगा पुआ भी होता है, पुआ, ये भी थोड़ा हम लोग ध्यान रखेंगे। फिर ईद के समय में जब हम ईद में जाते हैं तो सेवई हम लोग को मिलता है और खीर भी मिलता है। क्रिसमस में जब जाते हैं तो केक काटा जाता है। दीपावली में तो मिठाई मिलता है। जब पूस में जाते हैं तो बगिया और पिट्ठा मिलता है। आधा नक्षत्र में जाते हैं तो खीर, पूरी और आम का भी समय होता है, आम भी चढ़ाया जाता है, देखते होंगे। शनिवार को हम लोग क्या खाते हैं? खिचड़ी। तो थोड़ा ये ध्यान रखेंगे कौन सा समय में कौन सा। तो ये आपके लिए थोड़ा सा VVI है, इसको ध्यान रखेंगे। इस VVI में भी हमको लगता है ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, ये VVI है। छठ के समय हम लोग जानते हैं, ईद में भी जानते हैं, क्रिसमस में भी जानते हैं, ये थोड़ा आपके लिए इम्पोर्टेंट है VVI, और ये भी इम्पोर्टेंट है। और शनिवार को हम लोग जानते हैं खिचड़ी खाते हैं। तो इनमें अगर हमको याद करना होगा तो हम किसको याद करेंगे? एक मेष क्रांति को, पूस को और आधा नक्षत्र, ये सब तो जानते हैं ना। छठ में क्या खाते हैं? ठकुआ, फुरुकिया, ये सब जानते हैं आप लोग। होली में क्या खाते हैं? पुआ। ईद में क्या खाते हैं? सेवई, खीर। क्रिसमस में क्या खाते हैं? केक। तो हमारे इसके पास से 1, 2 और 3 क्लियर।
3 VBI हम कर लेंगे और सिर्फ तीनों को याद करेंगे। आगे चलते हैं। देख रहे हैं ना कैसे पढ़ना है आपको। जीव जंतु और पेड़ पौधे से, जीव जंतु से हमको क्या मिलता है? दूध, क्या मिलता है? मांस और अंडा मिलता है। दूध में कुछ प्रोटीन, दूध में एक लैक्टोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? दूध में ध्यान रखेंगे हम लोग, लैक्टोज पाया जाता है। और दूध के पाचन के लिए जो प्रोटीन है उसका नाम है पेप्सिन, याद रखिएगा, पेप्सिन है, याद रखिएगा, हम लोग ध्यान रखेंगे पेप्सिन। और रेनिन है, रेनिन भी है, तो ध्यान रखिएगा दूध को फाड़ने में रेनिन और पाचन में पेप्सिन काम करता है। क्लियर? और मांस और अंडा भी ध्यान रखेंगे जीव जंतु से प्राप्त होता है। साग में आयरन की मात्रा अधिक होती है, ये ध्यान रखेंगे। तो साग हम पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं, फल प्राप्त करते हैं। और क्या प्राप्त करते हैं? फूल। फूल का जो विभिन्न रंग होता है उसका कारण है एंथोसाइनिन। क्या नाम है? एंथोसाइनिन। फूल का जो विभिन्न रंग होता है उसका कारण एंथोसाइनिन है और प्लस जेंटोफिल है। क्या है? तो ध्यान रखिएगा जेंटोफिल है। और अगर पूछेगा कि मानव का त्वचा जो है अलग अलग रंग क्यों होता है, तो मानव के त्वचा का कारण जो है अलग होना, उसका नाम है मेलानिन। क्या नाम है? मेलानिन के कारण मानव का त्वचा काला उजला ये होता है। नहीं तो ध्यान रखना है मानव का त्वचा और फूल का रंग एंथोसाइनिन और जेंटोफिल। अब कभी कभी पूछेगा कि फल को हम कृत्रिम तरीके से जो पकाते हैं, कृत्रिम तरीके से फल को जो हम पकाते हैं, तो कृत्रिम तरीके से फल पकाने के लिए एक मेरा काम है, उसका नाम है एथिलीन। क्या नाम है? एथिलीन। अगर परीक्षा में ऑप्शन एथिलीन नहीं रहे तो हम लोग क्या मारेंगे? एसिटिलीन मारेंगे। क्या मारेंगे? एसिटिलीन। तो ध्यान रखेंगे अगर परीक्षा में एथिलीन नहीं रहा तब हम एसिटिलीन मारेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि इसका एथिलीन का, फूल का विभिन्न रंग एंथोसाइनिन और जेंटोफिल। मानव त्वचा का रंग किससे निर्धारित होता है? इंपॉर्टेंट है स्थान और खाने वाला वस्तु। अब पूछेगा लिट्टी चोखा कहाँ फेमस है, तो भोजपुर में, भोजपुर में याद रखिएगा। दही चूड़ा पंडित जी का मतलब कहाँ? मिथिला का। तो ध्यान रखिए। इडली डोसा कहाँ का? तो दक्षिण भारत में हम लोग इडली डोसा खाते हैं। कहाँ खाते हैं? दक्षिण भारत में। नारियल का तेल का प्रयोग कहाँ होता है? केरल में होता है मुख्य तौर पर। और केरल किस लिए प्रसिद्ध है? मसाला के लिए। किसके लिए? सबसे अधिक मसाला कहाँ? केला मसाला केरल में। अनाईमुदी की चोटी कहाँ है? अनाईमुदी कहाँ है? केरल में, याद रखिएगा। अनाईमुदी कहाँ है? केरल में ही है। नहीं, याद रखिएगा। उडुपी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुदी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? केरल में, अनाईमुदी में है। तो ध्यान रखिएगा। मिथिला का कुछ चीज बहुत फेमस है, जैसे मैथिली, मिथिला पेंटिंग, याद रखिएगा, और मखान। तो ध्यान रखिए मिथिला पेंटिंग और मखान कहाँ का है? मिथिला का है। तो मखाना भी याद रखिएगा। अब भोजपुर में कौन थे? तो याद रखिएगा भोजपुर के, आरा भोजपुर के कौन रहने वाले थे? कुंवर सिंह। तो आरा और भोजपुर के कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह का योगदान 1857 के विद्रोह में था। तो कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में थे। इस बात को ध्यान रखेंगे कि भोजपुर अरारा से कौन थे? कुंवर सिंह थे। और पटना में कौन था? 1870। ध्यान रखेंगे पटना में पीर अली थे। और पीर अली कौन थे? पुस्तक विक्रेता। कौन थे? पुस्तक विक्रेता। इस बात को हम थोड़ा ध्यान रखेंगे, बस हो गया। और बिहार में 1857 की विद्रोह की शुरुआत कब से हुई? याद है? 12 जुलाई 1857 को। 12 जुलाई 1857 को देवघर के रोहिणी से होती है। देवघर के रोहिणी से। तो यह भी प्रश्न आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि पूछेगा बिहार में 1857 की विद्रोह की शुरुआत 12 जुलाई 1857 को देवघर के रोहिणी से। लेकिन भारत में 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को मेरठ के बैरकपुर से, मेरठ के, तो ध्यान रखिएगा मेरठ के बैरकपुर से इसकी शुरुआत हुई। पूछेगा। क्लियर? इस बात को हम थोड़ा ध्यान रखेंगे और इस बात को थोड़ा हम लिख लेंगे नोट्स में। कच्ची खाई जाने वाली चीजें कौन की हैं? तो खीरा भी खा सकते हैं, चुकंदर भी खा सकते हैं, सेब भी खा सकते हैं। पकी हुई चीजें खाने वाली चीजें, रोटी है, चावल है, मांस है, याद रखें। कच्चा और पक्का दोनों, यही पूछ सकता है आपके लिए, ये VBI है कि कच्चा और पक्का दोनों कौन खा सकते हैं? गाजर और आपको नहीं लगता ये दोनों क्या है? जड़ है। क्या है? अभी ना पढ़े हैं, तो ध्यान रखिए। अब गाजर में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? विटामिन ए। ध्यान है? पूछेगा विटामिन ए सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? गाजर में। और विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनॉल। क्या नाम है? विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल है। और इसकी कमी से कौन सा? जीरोथेल्मिया, जीरोथेल्मिया नहीं, किटोमलेशिया, किटोमलेशिया और किटोमलेशिया और रतौंधी होते हैं। किटोमलेशिया, किटोमलेशिया और रतौंधी। तो ध्यान रखिएगा ये सब रोग है नहीं जो आपको किससे होता है? विटामिन ए के कमी से होता है। तो ध्यान रखेंगे हम लोग विटामिन ए की कमी, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल, कमी से जीरोथेल्मिया, किटोमलेशिया और कौन? रतौंधी। कौन सा? रतौंधी। ध्यान रखेंगे। क्लियर?
इस बात को लिख लेंगे। अब विटामिन क्या है? थायमीन। सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड, डी का नाम कैल्सिफेरॉल, ई का क्या नाम है? ई का टोकोफेरॉल और के का फिलोक्विनोन। तो ये बात याद रखेंगे। चलिए, पौधे का नाम क्लियर। खाने वाली चीजें आम, अमरूद है, फूल गोभी है, ये सब क्या ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर जो हम लिख दिए हैं इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा कि पालक और साग में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? आयरन। आयरन सबसे अधिक पाया जाता है। बस गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। और दोनों किसका उदाहरण है? अभी बोले हैं जर का उदाहरण है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। आलू और हल्दी किसका? आलू और हल्दी चना का। और आलू में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या चीज पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। और पूछेगा एक बात बताइए, हल्दी का रंग पीला क्यों होता है? करक्यूमिन। कौन सा? करक्यूमिन। हल्दी का रंग पीला करक्यूमिन के कारण। तो इसको भी लिख लेंगे, करक्यूमिन के कारण इसका रंग क्या होता है? पीला होता है। अब देखिए, दूध गाय, भैंस, बकरी से मिलता है। अंडा मुर्गा, बत्तख और कबूतर से मिलता है। मांस किससे मिलता है? बकरी और मुर्गी। तो ध्यान रखिए, मुर्गा में एक रोग होता है, उसका नाम है बर्ड फ्लू। कौन सा नाम? बर्ड फ्लू किससे होता है? H5N1। H5 और स्वाइन फ्लू किससे होता है? H1N1। H1 ये रोग होने वाला है, तो ध्यान रखेंगे H1N1। ये बात थोड़ा हम लोग लिख लेंगे। गाजर, सलजम और चुकंदर भी होता है, थोड़ा हम ध्यान रखेंगे। तो उसके बाद तना का उदाहरण हद कर दी आपने, वो लिख दिए, पीछे भी हो गया आपका, तो ध्यान रखिएगा। का तरीका और खाने का सामान, भूनकर मखाना खाते हैं, क्लियर। और बादाम भी भूनकर खाते हैं। तलकर क्या खाते हैं? तलकर पकौड़ी और कचौड़ी पूरी। उबाल कर क्या खाते हैं? शकरकंद और अंडा। सेक कर क्या खाते हैं? रोटी और ब्रेड। तो मेरे हिसाब से एक थोड़ा यही आपके लिए एक भी आई है कि मखाना और बादाम किस चीज से है? भून कर खाते हैं, क्लियर। और थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, शकरकंद और अंडा क्या चीज के? उबाल कर, और कुछ नहीं। मखाना को अभी जीआई टैग मिला है। जीआई मतलब भौगोलिक संकेत, मतलब जियोग्राफिकल इंडेक्स कहते हैं। और एक्ट कितना का है? 1999 का ये एक्ट है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। और कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए। पहला दार्जिलिंग के चाय को मिला है 2004। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे, 2004 में पहला मखाना को मिल गया है, मतलब पहले दार्जिलिंग को चाय को मिला है। और मखाना मिथिला क्षेत्र से, जिसको अभी हाल में ही जीआई टैग मिला है। अब घर बनाने में कौन कौन चीज आवश्यक है? तो ईंट है, सीमेंट है, लोहा है, घास भूसा है, और क्या चीज का है? लकड़ी का है। अब हम एक बात करते हैं, लोहा। लोहा को हम Fe बोलते हैं, क्लियर। और आपसे पूछेगा सबसे शुद्ध लोहा कौन होता है? तो सबसे शुद्ध लोहा पिटवा लोहा होता है। कौन सा? तो ध्यान रखेंगे, सबसे शुद्ध लोहा पिटवा होता है, क्लियर। और पूछेगा लोहा के कुछ अयस्क, तो अयस्क का ध्यान रखना है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सिडेराइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सिडेराइट। तो थोड़ा ये ध्यान रख लेंगे, क्लियर। सीमेंट जिप्सम का जो काम है, जिप्सम का काम है सीमेंट को जमने से रोकना। तो थोड़ा हम लोग ये ध्यान रखेंगे। जिप्सम का जो साइंटिफिक फॉर्मूला है CaSO4 × 2H2O, तो थोड़ा हम लोग ध्यान रखेंगे CaSO4 × 2H2O। एक है एल्यूमिना। एल्यूमिना जो है वो क्या करता है कि ये सीमेंट को तुरंत जमाता है। जैसे पानी के क्षेत्र में यदि हम पुल बना रहे होंगे तो एल्यूमिना का प्रयोग करते हैं, तो क्या करता है? सीमेंट को ये तुरंत जमाता है। कौन? एल्यूमिना सीमेंट को तुरंत जमाता है। तो ये बात थोड़ा हम लोग लिख लेंगे, इस बात को, क्लियर होगा कि सीमेंट में सबसे अधिक क्या होता है? तो सीमेंट में सबसे अधिक कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CO। इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये भी पूछ सकता है कि सीमेंट में सबसे अधिक क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। इस बात को भी हम लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड सीमेंट में सबसे जमने से कौन रखता है? जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 × 2H2O। और याद रखिएगा CaSO4 × 2H2O को जब 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो हमको क्या मिलता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो CaSO4 × ½ H2O हो जाता है, और इसको ही हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। कई बार परीक्षा में पूछा है कि बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? ध्यान रखिएगा, जिप्सम से। किससे बनता है? जिप्सम से। तो थोड़ा ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि जिप्सम को जब 120 डिग्री सेल्सियस पर जल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही आपका शल्य चिकित्सा में जब आपका हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, तो किसका प्रयोग करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। कर रहे हैं। और दीपावली की तैयारी। दीपावली मुख्य रूप से कब मनाया गया था? जब कहा जाता है राम भगवान वापस आए थे अयोध्या, तो उनके स्वागत में
नहीं, दीपोत्सव की शुरुआत की गई थी और वहीं पर तो मुख्य रूप से इसमें पहला जो है कि कितना दिशा होता है, मुख्य रूप से 4 दिशा होता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। लेकिन कुल अगर पूछे दिशा तो 10 होता है। देख लीजिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर पश्चिम नहीं, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम नहीं, ये हो गया 4 4 8 और एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे, टोटल कितना दिशा तो 10। अगर पूछेगा कुल दिशा तो 10 और मुख्य सीधा पूछेगा दिशा तो कितना 4। ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा और इसको आप कर लीजिएगा। ऊपर के भाग को जेनिथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो पूछ सकता है ना कि सिर के ऊपर का भाग जेनिथ। आप इस बात से अनभिज्ञ हैं, क्या बोलते हैं? हमको भी पहली बार मिला, इसका नाम क्या है? जेनिथ। और आकाश और पैर के नीचे की दिशा नादिर, नादिर को पताल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, ऊपर वाला भाग जेनिथ और नीचे वाला भाग नादिर। क्लियर? याद रखिएगा। अब अगर भारत का अगर आपसे चौहद्दी पूछते तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको मैं पढ़ा देता हूँ कि आप भारत की चौहद्दी के बारे में आपसे पूछ दे। उत्तर में हिमालय, उत्तर में, दक्षिण में कौन सा है? हिंद महासागर, पूर्व में कौन है? बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में कौन है? अरब सागर। याद रखिएगा। पूछेगा कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ये बात हम लोग थोड़ा पढ़ लेंगे कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। क्लियर? क्लियर? सबसे बड़ा जो लैंड है ग्रीनलैंड है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप ग्रीनलैंड है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ा प्रायद्वीप ग्रीनलैंड है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। हिंद महासागर, उत्तर में हिमालय। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। क्लियर? ये कहाँ है? नेपाल में है। और कितना है? 8,848 मीटर है। ध्यान रखिएगा। और नेपाल में इसे क्या कहते हैं? सागर माथा। सागर माथा थोड़ा हम लोग ध्यान रखेंगे। और चीन में इसे क्या कहते हैं? क्योमलांग। चीन में इसको क्योमलांग कहते हैं। चीन में क्योमलांग कहते हैं। ध्यान रखिएगा। कभी कभी भारत का ये चारों बिंदु पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। भारत का जो ऊपर वाला बिंदु है उसको क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल। उत्तर वाला भाग को इंदिरा कॉल कहते हैं। इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, जो यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट। ध्यान रखिएगा। या इसी को बोलते हैं पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट। पूछेगा कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा अंडमान निकोबार में। कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। ये ध्यान रखेंगे, अंडमान निकोबार में है। उसके बाद पूर्वी भाग पूछेगा तो उसका नाम है, आपका क्या नाम है? पूर्वी भाग किबिथु। किबिथु है नहीं। और पश्चिमी भाग कौन है? गौर माता। कौन सा है? गौर माता। ये ध्यान रखेंगे। और सुनिए एक बात और पूछ सकता है, बताइए उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? तो 3214। 3200। और पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है? ध्यान रखेंगे 2933। ये भी बात ध्यान रखेंगे। पूरब से पश्चिम 2934 और उत्तर से दक्षिण। भारत का क्षेत्रफल पूछेगा तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये भी थोड़ा हम पढ़ लेंगे कि भारत का क्षेत्रफल इतना है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना परसेंट है? 2.4% है। और क्षेत्रफल में हम बता दिए हैं कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो भारत का राज्य है वो कौन सा है? याद रख, कौन सा? राजस्थान है। याद रखिएगा। और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा गोवा है। ये भी ध्यान रखेंगे, सबसे छोटा गोवा। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यूपी है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, जनसंख्या में सबसे अति है। यहाँ सबसे छोटा कौन सा है? सिक्किम है। इस बात को थोड़ा हम लोग भारत के परिचय में भी इसको देख लेंगे। बस यही बात है कि बिहार का अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पूछे कि बिहार का पूरे भारत में क्या स्थान है, तो क्षेत्रफल में 12वां स्थान है। क्षेत्रफल में 12। जनसंख्या में पूछेगा तो जनसंख्या में तीसरा स्थान है। तो ध्यान रखेंगे, जनसंख्या में तीसरा स्थान है। और घनत्व में पूछेगा तो जनसंख्या घनत्व में बिहार पहले स्थान पर है। और जनसंख्या घनत्व कितना है भारत का? याद रखिए 1106। 1106। ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल में 12वां, जनसंख्या में तीसरा और घनत्व में कितना है? पहला, 1106। इसके बाद जो इसका स्थान आता है बिहार के बाद, बंगाल का। पहले ध्यान रखिएगा। तो जनसंख्या घनत्व में बिहार क्या में स्थान पे? पहला, 1106। पूछेगा आपसे परीक्षा में कि बताइए क्षेत्रफल में पूरे भारत में बिहार का स्थान 12, जनसंख्या में तीसरा, घनत्व में पहला। याद रखिएगा, तीनों प्रश्न में हो न हो कि वो प्रश्न आपका आ जाए। बता, तुम पक्का बता है ये बिहार के लिए हरामखोर पढ़ा रहे हैं। बिहार का भारत में पूछेगा, बिहार का स्थान क्षेत्रफल में दबा। तो क्या पढ़ते हैं और देखते हैं पानी। पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है जल। ध्यान रखिएगा। नहीं, और शुद्ध जल का pH मान कितना होता है?
तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7, याद रखिएगा। ये भी आपसे पूछ सकता है। स्रोत क्या क्या है ये आपको पता है। पृथ्वी पर जल का 71% भाग है। कितना भाग? तो भाई स्थल भाग कितना है? 29%। स्थल कितना है? यह भी ध्यान रखिएगा, स्थल 29% है। उपयोग करने वाले जल जो है सीमित है। खारा जल 97.25, इसका मतलब पीने वाला जल मात्र कितना है? 2.5। और यही आपके लिए परीक्षा में इंपॉर्टेंट बन सकता है कि बताइए पीने वाला जल कितना है? मात्र 2.5। इसलिए पीने वाले जल को लोग सुरक्षित कर रहा है। मानव और जंतु के लिए मीठे पानी उपलब्ध मात्र कितना है? 0.003%। इसको कैसे याद रखेंगे? तो याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है? 0.003%। वायुमंडल में CO2 की भी मात्रा इतना ही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बराबर किसकी मात्रा है? याद रखिएगा, मीठे पानी का जल मानव के लिए जो उपलब्ध जल है धरती पर, मतलब स्वच्छ और मीठा जल 2.5%, उसका भी 0.003% मात्र किसके लिए? मनुष्य और जंतु के लिए। तो ध्यान रखिए कार्बन डाइऑक्साइड का भी वायुमंडल में कितना? 0. पूछेगा वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस? तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन 78%। नहीं तो ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन है 78%। उसके बाद 21% कौन सा है? ऑक्सीजन है। तो ये थोड़ा हम लोग ध्यान रखेंगे। और 1% में अन्य गैस आ जाता है जिसमें आर्गन है, नहीं है तो ध्यान रखिएगा 1% में अन्य गैस आ जाता है। गर्म करते हैं जल को, क्या करते हैं? तो यहाँ रखेंगे गर्म करते हैं, लाइन लगा दें। और गर्मी पाकर जल जब भाप बन जाता है, क्या बन जाता है? भाप मतलब वाष्प बदल जाता है। तो यह क्रिया क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। क्या कहलाता है? जब जल को गर्म करते हैं तो देखते हो निकल रहा है ऊपर से, गर्म होकर भाप निकलता है। और जब भाप निकल कर ऊपर चल जाता है तो क्या कहलाता है? वाष्पन। और वही भाप को जब आप ठंडा कर देंगे तो क्या कहलाएगा? संघनन। क्या कहलाएगा? तो अगला वाला भी बात वही है, ध्यान रखिएगा कि संघनन क्या है, वही बात है। गर्म होगा और वाष्प बनकर ऊपर उठ जाएगा, उसको क्या कहेंगे? वाष्प। और जब वही वाष्प को ठंडा कर लीजिएगा तो क्या कहलाएगा? संघनन। देखिए जब वाष्प ठंडा होकर पुनः जल में बदल जाएगा, जल में बदलेगा ना, उसको क्या कहेंगे? संघनन। याद है। अब ऊर्ध्वपातन क्या होता है? सुनिए, जो ठोस से सीधा गैस बन जाए, यही पूछेगा परीक्षा। ऊर्ध्वपातन का उदाहरण बताइए। तो जो ठोस सीधा गर्म की जैसे कपूर गर्म करते सीधा उड़ जाता है गैस, तो ध्यान रखिए कपूर, आयोडीन, आयोडोफॉर्म, नेपथलीन, ये सब किसका उदाहरण है? ऊर्ध्वपातन का। किसका? तो पूछेगा बताइए, निम्न में आपको ज्यादा पूछेगा कपूर, यही पूछता है परीक्षा में। ऊर्ध्वपातन का उदाहरण कौन कौन सा है? कपूर। जो सीधा ठोस से क्या बन जाता है? गैस। क्लियर। अब जल चक्र क्या होता है? सुनिए, पानी का वाष्प बनना, पानी का फिर वाष्प से बादल बनना, बनेगा कि नहीं? जो पानी बरसा फिर वाष्प बन गया, वाष्प बन के क्या बना? बादल। क्या बना? बादल बन के फिर जो वर्षा कहलाएगा वही क्या है? जल चक्र। फिर वर्षा, बारिश होगी, बारिश होगा, नीचे धरती पर आएगा जल, सूर्य की प्रक्रिया के द्वारा वाष्प ऊपर चला जाएगा, फिर क्या बनेगा? बादल। और बादल बनने के बाद नीचे क्या चलाएगा? जल। इसी को क्या कहते हैं? जल चक्र। कौन क्या कहते हैं? और वर्षा का जल ही शुद्ध जल होता है। क्या वर्षा का जल का पीएच मान कितना होता है? वर्षा का जल का पीएच मान 7 होता है। कितना? तो पूछेगा किस जल का पीएच मान 7 होता है? वर्षा के जल का मान 7 होता है। ये बात है।